नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के हवाले से बहुत ही डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं, बहुत बुरे संकेत आ रहे हैं। ये सारे संकेत बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में फंसती जा रही है। और उसका एक नया इंडिकेटर ये है कि जो दुनिया के निवेशक हैं वो भारतीय शेयर बाज़ार से पैसा निकाल कर या भारतीय शेयर बाज़ार में अपने शेयर बेचकर चीन के शेयर बाज़ारों में निवेश कर रहे हैं, सेल इंडिया बाय चीन का नारा लगाते हुए। यानी इंडिया के शेयर बाज़ार में शेयर बेचो और चीन के शेयर बाज़ार में शेयर खरीदो। अक्टूबर 2024 से अभी तक भारत में $1 ट्रिलियन के शेयर बेचे जा चुके हैं। यानी हमारा शेयर बाज़ार $1 ट्रिलियन गंवा चुका है, जबकि चीन के बाज़ार को $2 ट्रिलियन का फ़ायदा हुआ है। हमारा $1 ट्रिलियन निकल गया है और वहाँ $2 ट्रिलियन अतिरिक्त निवेश हुआ है। चीन के हैंगसेंग सूचकांक में केवल एक महीने के अंदर 16% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत के निफ्टी में ही 2% से अधिक की गिरावट देखी गई है। ये साफ बता रहा है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो चीन की तरफ भाग रहे हैं भारत को छोड़कर। ये एक बड़ा ही भारत सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए कहना चाहिए कि परेशान करने वाला इंडिकेटर होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो कहाँ तो वो चीन से कॉम्पीट करने की बात कर रहा था, कहाँ चीन में जो निवेश है उसको भारत में लाने की बात कर रहा था, और कहाँ ये उल्टा होने लगा है। अब देखिए कि पिछले साल अक्टूबर महीने से सेंसेक्स करीब 12% गिर चुका है। पिछले 6 महीनों में सेंसेक्स और निफ्टी में 9% और 10% की गिरावट आ चुकी है। दोनों मिलाकर 12% की गिरावट हो चुकी है। और ये गिरावट किस लिए आई है? ये गिरावट इसीलिए आई है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो शेयर बाज़ार से अपना पैसा धड़ाधड़ निकाल रहे हैं। सितंबर महीने में पिछले साल शेयर बाज़ार अपने शिखर पर पहुंच गया था, चरम में पहुंच गया था, और जो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII उसके बाद से $25 अरब की निकासी कर ली है। पिछले अक्टूबर से अभी तक $25 अरब निकाल चुके हैं विदेशी निवेशक। अब भारतीय शेयर बाज़ार से FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जनवरी में एक्सचेंजों के माध्यम से 81,903 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए, और फरवरी में अभी 21 तारीख तक ही 30,588 करोड़ के शेयर वो बेच चुके हैं। यानी धड़ाधड़ शेयर बाज़ार में विदेशी निवेशक अपने शेयर बेचे जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि विदेशी निवेशक ये पैसा जो निकाल रहे हैं वो कहाँ ले जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कि ये पैसे निकाले क्यों जा रहे हैं। तो पैसे निकालने के 4-5 कारण हैं मुख्य रूप से। पहला तो ये है कि जो GDP के विकास दर के अनुमान आए हैं वो निवेशकों को लग रहा है कि बहुत अच्छे नहीं हैं। ऑलरेडी गिरावट 6.4% की बता रहे हैं, लेकिन ये भी सरकारी आंकड़े हैं जिस पर किसी को भरोसा नहीं है। और ये माना जा रहा है कि दरअसल भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो करीब 2% के आसपास है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या विदेशी निवेशक हैं वो इस चीज़ को अंदर से जानते हैं। इसीलिए उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है GDP की वो ये 6% 7% भी बनी रहेगी, 6-6.5% भी बनी रहे, तब भी वो टिके रहते, लेकिन वो यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। तो एक तो बड़ा कारण ये है। दूसरा, जो कंपनियों के मुनाफे के नतीजे आए हैं, उनका प्रदर्शन आया है, सालाना जो वो कमाई करते हैं या गंवाते हैं वो बड़े कमज़ोर रहे हैं। तो अगर कंपनियां अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो जाहिर है कि उनमें निवेशक भी उससे पीछे हटेंगे। इसके विपरीत अमेरिका में क्या हुआ है कि आर्थिक विकास बहुत तेज हो गया है। ये बाइडेन के समय से ही हो गया था।
बाइडेन ने ही अर्थव्यवस्था को काफ़ी संभाल लिया था कोरोना के बाद से, और वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके साथ साथ हो ये रहा है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। हमारी मुद्रा डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है, 87-88 रुपये पहुँच रही है, और ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक डॉलर के मुकाबले वो 100 रुपये तक पहुँच जाएगा। तो डॉलर हमारे रुपए के मुकाबले मजबूत हो रहा है, बल्कि दुनिया की जितनी भी करेंसी हैं उनके मुकाबले डॉलर मजबूत होता जा रहा है। इसलिए जो निवेशक हैं उनको लगता है कि इन बाज़ारों से, यानी भारत जैसे बाज़ारों से पैसा निकालकर अमेरिकी बाज़ार में लगाओ या चीन में लगाओ, जहां पर ग्रोथ दिख रही है। अमेरिकी बाज़ार में अगर वो पैसे लगाएंगे तो उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और इसी तरह से चीन के शेयर बाज़ार में जो वापसी हुई है, चीन के शेयर बाज़ार एकदम से उछाल लेने लगा है, उसकी वजह से भी चीन की तरफ जा रहा है। चीन ने जो अभी हाल में डीप सीक का जो आविष्कार किया है, या कह लें डीप सीक जो AI आया है, उसने एक हलचल मचा दी है विश्व के मार्केट में। और चीनी कंपनियां जो हैं अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यांकन, और जो बड़ी कंपनियां उनकी अलीबाबा या लेनोवो जैसी फर्म जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इसलिए FII चीन में फिर से रुचि दिखा रहे हैं, यानी वापस चीन की तरफ लौट रहे हैं। एक समय कहा जा रहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन की तरफ जा रही है, वो अब उसका जो विकास है वो ठहर जाएगा, चीन अंदर से बिखर जाएगा, ये तमाम चीज़ें कही जा रही थी, लेकिन हो उल्टा रहा है। अब देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका एक तो इंडिकेटर शेयर बाज़ार में कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, इससे पता चल जाता है कि अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि शेयर बाज़ार सही मायनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को बतलाने वाला इंडिकेटर है। दूसरे इंडिकेटर हैं ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि शेयर बाज़ार को मैनिपुलेट किया जाता है बहुत हद तक, और बिकवाली जो मदड़िए और तेजड़िए होते हैं वो इसमें खेल करके बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो शेयर बाज़ार के बनिस्बत दूसरे जो मानक हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एक दूसरा जो मानक है वो है FDI, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वो जो सीधे आता है वो एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, उसमें जो निवेशक हैं उनका विश्वास जमा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसमें बेहद गिरावट आई है, और FDI निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था से मुनाफा कमाने का जो विश्वास है वो डगमगा गया है, उसमें रिकॉर्ड कमी आई है। पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में ही जो भारत का जो शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI था, वो पिछले 12 साल के सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गया, निचले स्तर पर पहुंच गया। आप सोच लीजिए 12 साल मतलब जो 13 में जो स्थिति थी वो अब दोबारा बन गई, और 13 हम जानते हैं कि बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भी बहुत डिस्टर्ब था, और भारत में भी चूँकि पॉलिसी पैरालिसिस की बात कर रही थी, करप्शन के चार्जेस बहुत आ गए थे, तो कुछ हो नहीं रहा था। तो उस समय हमारी GDP ग्रोथ भी गिरी थी और FDI भी गिरा था। तो हम वापस 2013 वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं। अब ये विदेशी कंपनियां तो भारत छोड़कर जा ही रही हैं। दिक्कत यह है कि भारतीय कंपनियों का विश्वास भी भारतीय अर्थव्यवस्था से, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से डिग गया है, और वो भी भारत का रुख कर रही हैं। तो उनमें भी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, और पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर में भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश बढ़कर $12.4 बिलियन हो गया, जो कम से कम 2011-12 के बाद सबसे अधिक है। ये पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 55% की वृद्धि है। ये विदेशी निवेश जो था ये बाहर निवेश हो रहा है, जो कि 55% की वृद्धि हो गई है। यानी जो भारत में निवेश होना चाहिए था वो बाहर जा रहा है। तो ये भारत से भी पूंजी पलायन कर रही है। जो विदेशी पूंजी भारत में लग रही थी वो भी पलायन कर रही है। तो चौतरफा
पूंजी का पलायन हो रहा है। और पूंजी के पलायन का मतलब है, सीधी सी बात यह है कि आपकी अर्थव्यवस्था की गति अब और मंदी होने जा रही है। यानी अब अर्थव्यवस्था और सुस्त होगी। जो कहा जा रहा है उससे भी ज़्यादा सुस्त होने की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। अर्थव्यवस्था के सुस्त होने का मतलब है कि आर्थिक गतिविधियां कमज़ोर होंगी, नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, नए निवेश नहीं होगा, नए रोजगार नहीं बढ़ेंगे, लोगों की आय नहीं बढ़ेगी और एक दुष्चक्र में पूरी अर्थव्यवस्था फंस जाएगी। जब आय नहीं बढ़ेगी, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी नीचे चला जाएगा। ये जो पूरी सप्लाई चेन अर्थव्यवस्था में होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इससे पूरी अर्थव्यवस्था तबाही की तरफ बढ़ेगी। तो मोदी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो बड़े मंत्री हैं भारत सरकार के, मोदी सरकार के, वो लगातार ये कहते रहते हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। बिल्कुल हैं, हम भी मानते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रांग है। लेकिन ये जो दावे किए जा रहे हैं कि भारत, ठीक है कि 6% के आसपास विकास दर है और दुनिया के अधिकांश देशों में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कही जा सकती है, लेकिन चूंकि भारत सरकार के डाटा को लोग संदिग्ध मानते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते, तो ये जो 6% की बात की जा रही, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये 2% के आसपास की बात है। तो भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के आंकड़े हैं उसको भी संदेह की नज़र से देखा जाना चाहिए। तो ये जो दावे हैं और ये जो कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी भारत जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बनने वाला है। क्योंकि तीसरे चौथे नंबर पर जो जिन देशों की अर्थव्यवस्था है वहाँ की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं और वो कभी भी नीचे खिसक जा सकते हैं, और उनमें और भारत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जर्मनी है, चौथे पर जापान है और पांचवें पर भारत है। तो जापान और जर्मनी दोनों की स्थितियां अभी डावाडोल हैं। इसलिए माना जा रहा है कि 2026-27 तक भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो बन जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं बनेगी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि इसलिए बनेगी कि दो जो उसके ऊपरी पायदान पर बैठे हुए हैं उनका परफॉर्मेंस बिगड़ गया है किन्हीं वजहों से। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन क्या भारत की विकास दर बढ़ेगी? क्या भारत विकास की तरफ आगे बढ़ेगा? क्या भारत चीन के साथ जो अंतर है, हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और चीन की करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आप देखिए कि तीसरे नंबर पर अगर भारत आ भी जाता है तो चीन उससे 5 गुना आगे होगा और अमेरिका उससे लगभग 7 से 8 गुना आगे होगा। तो कहने को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, लेकिन दरअसल वो उस तरह से एक्सपेंड नहीं कर रही अर्थव्यवस्था जिसको हम बड़ी अचीवमेंट के तौर पर प्रस्तुत कर सकें। तो एक तो ये है कि अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है, जिसका मतलब है कि अब रोज़गार का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा इस तरफ भी ले जाना चाहूँगा कि ये जो आज की तारीख में भी 6.4% की बात की जा रही है, अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाने शुरू किए तो उसका क्या असर पड़ेगा, या अगर दूसरे देशों में भी इसी तरह की हलचलें शुरू हो गई कि सब एक दूसरे पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो भारत का निर्यात एकदम से नीचे आ जाएगा। और अगर निर्यात नीचे आता है तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये भी ध्यान में रखिए कि विदेशी मुद्रा भंडार में भी पिछले 1 साल में भारी गिरावट आई, बहुत तेज़ी से वो कम हुआ है। इस वजह से ये स्थिति और बिगड़ सकती है अगर हमारा निर्यात घटता है। फिर एक चीज़ और उसमें ऐड करके देखनी चाहिए हमें कि अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि हमसे आप पेट्रोल और डीजल खरीदिए, पेट्रोलियम पदार्थ खरीदिए, गैस खरीदिए, और उसकी जो कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से ज़्यादा हैं। अगर उसके दबाव में आकर मोदी सरकार ऐसा करती है
तो अर्थव्यवस्था पर और भी दबाव बढ़ेगा और वो और भी चरमराने लगेगी। बेहतर तो ये होगा कि वो ईरान और रूस से जो सस्ता तेल उसे मिल रहा है उसको ख़रीदना जारी रखे। और अब तो यूक्रेन और रूस की जंग अगर ख़त्म होती है, युद्ध विराम होता है, रूस पर से सैंक्शन हटते हैं, तो फिर रूस से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदना आसान तो हो जाएगा, लेकिन फिर हमें सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर रूस उस पेट्रोलियम पदार्थ को, गैस को यूरोप को सीधे बेचना शुरू कर देगा, जो सैंक्शन की वजह से बंद हो गया था, तो उतना सस्ता मिलना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर मोर्चे पर ये दिक्कत खड़ी होती दिख रही है, लेकिन मोदी सरकार के पास इस क्राइसिस से निपटने का कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई योजना, कोई रणनीति दिख नहीं रही है। वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मोदी सरकार को चुनाव लड़ने और सरकार बनाने से फुर्सत नहीं है कि वो आर्थिक संकट को एड्रेस कर सकें, या जो शेयर बाज़ार में इस पूरी तरह से गिरावट आ रही है उसको रोकने के लिए कुछ कर सकें, या जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए कुछ कर सकें, वो भी नहीं है। वो जो भारत के निवेशक हैं उनको विदेशी बाज़ारों में निवेश करने से रोकें, उन्हें भारत में ही निवेश करने का प्रोत्साहित करें, उसकी भी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। और आप देखिए कि रिज़र्व बैंक ने अभी रुपया को संभालने के लिए कि डॉलर के मुकाबले वो और न गिरे, बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर खरीदे हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे रुपए की असली कीमत है, लोग तो कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी 100 रुपये तक गिर चुकी है डॉलर के मुकाबले। अगर ये सब है तो ये बड़ी चिंता की बात है, और ये पूरी अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े संकट की तरफ हमें ले जा रहा है। ये मैं एक और कार्यक्रम में पहले भी आप लोगों से ये बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बता रहे हैं कि भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब हो रही है। आप देखिए कि बेरोज़गारी पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई की दर बेशक थोड़ा कंट्रोल में दिख रही है, लेकिन वो भी मैनिपुलेटेड है, क्योंकि जो महंगाई की दर नापने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रखे गए उनको बदल दिया गया है। तो जो फूड इन्फ्लेशन है, अगर उसको देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, जिस पर आम भारतीय ज़्यादा पैसे खर्च करता है, तो उसको मैनिपुलेट करके कम करके बताया जा रहा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हर तरफ से एक दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, और ये बहुत चिंता की बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। भारत सरकार को, मोदी सरकार को, विपक्ष को साथ में लेकर एक रणनीति बनानी चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए, एक बल्कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनना चाहिए, जिसमें भारत के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों या इकोनॉमिक्स के हों, उनको शामिल करके और एक रणनीति बनानी चाहिए, चाहे वो अमेरिका के दबाव और प्रभाव से बचाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को हो, मंदी से बचाने के लिए हो, निवेशकों के पलायन करने से हो। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको एड्रेस करने के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन की कल्पना करते हुए काम करना पड़ेगा। और सबसे चैलेंजिंग बात तो यही है कि जिस चीन को आप अपना सबसे बड़ा एनिमी मानते हैं, शत्रु मानते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि उस पर निर्भरता कम हो, वो हमसे बहुत आगे न निकले, हो उल्टा रहा है, वो और तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी निर्भरता उस पर और बढ़ती जा रही है, और ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप अगर टैरिफ बढ़ाएंगे चीन पर भी, तो उससे भी चीन फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि तब वो अपने प्रोडक्ट्स को भारतीय और एशियाई और यूरोपीय बाज़ार में खपा सकेगा, उसे दूसरा मार्केट मिल जाएगा, क्योंकि वो सस्ते में निर्माण कर रहा है और वो अपने लिए मार्केट खो सकता है, जबकि भारत के पास ऐसी सुविधा नहीं है। तो मोदी सरकार को ये खतरे की घंटी सुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।